गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आए हैं, भारत का इतिहास। बच्चे मोस्टली प्रॉब्लम फेस करते हैं इस सब्जेक्ट को समझने में। बच्चे कहते हैं सर स्टोरी बहुत बड़ी है, बहुत बड़े चैप्टर्स आते हैं, सर समझ नहीं पा रहे क्या है, कैसे होगा। माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आज हम इसको समझें कि भारत है क्या। भारत जो आज हम बात करते हैं एक पूरा देश कहलाता है। इससे पहले हमारे पास 266 रियासत थी बेटा। क्या थी? 266 रियासत कहलाती थी। अब ये रियासत क्या होती है? रियासत का मतलब होता है छोटे छोटे एरियाज जिस पर नवाबों का, राजाओं का अधिकार रहता था। तो ये जो रियासत थी ये आपस में लड़ती झगड़ती रहती थी, बहुत छोटी होती थी रियासत। ये रियासत बनती कैसे थी? अब हम बात करते हैं रियासत बनती कैसे थी। राजा होते थे, जो कुछ स्ट्रॉन्ग राजा होते थे, वो छोटे छोटे एरियाज पर कब्जा कर लेते थे। अब जब उन्होंने कब्जा कर लिया तो वहां पर उसने किसी न किसी अपने पर्सन को अपॉइंट कर दिया कि आप मेरी तरफ से इस जगह को संभालेंगे। अब होता क्या था, जिस पर्सन को वो भेज देते थे कि आप इस जगह को संभालेंगे मेरे बिहाफ पर, उसे कुछ अधिकार दे दिए जाते थे। उसे कहा जाता था कि आप कुछ सेना रख सकते हो और आप ये कार्यक्रम लोगों से कर ले सकते हो। अब वो जो पर्सन वहां पर होता था जिसे राजा अपॉइंट कर देता था, वो धीरे 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 पावरफुल हो जाता था। अब जब ये पावरफुल हो जाता था तो अपने जो राजा था उसको अधिकार को मानने को इनकार कर देता था। तो अब फिर एक नई रियासत यहां पर पैदा हो गई। तो इस तरीके से छोटी छोटी रियासतें बनती चली गई। हम आगे देखेंगे इसका फर्क क्या पड़ा, क्या हुआ फिर आगे आजादी के बाद ये रियासत गई कहां, ये रियासतों के साथ हुआ क्या, ये रियासतों ने क्या इनके साथ राजाओं ने किया, या अंग्रेज आए तो रियासतों पर क्या प्रभाव पड़ा। अब बात कर रहे हैं, अभी हम हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं। हिंदुस्तान के अंदर हम जो रियासत की हम बात कर रहे हैं यहां पर, ये हिंदुस्तान में अगर मैं बात करूं, अब ये रियासत चल रही हैं। अब छोटी छोटी रियासत, अभी यहां पे पूरा हमारा हिंदुस्तान नहीं आया, ये छोटी छोटी जो रियासत हैं ये आपस में लड़ भी रही हैं। राजा जीतता है, एक जगह बनाता है, एक बार उसको अपॉइंट कर देता है, उस पर दूसरा आ जाता है और थोड़े दिन में वो स्ट्रांग हो जाता है और अपने राजा को मानने से इनकार कर देता है। अब आता है ये रियासत का अंग्रेजों के साथ क्या संबंध है। चलिए अब हम समझते हैं। हम जानते हैं कि इंग्लैंड एक यूरोपियन कंट्री है, वहां पर हुआ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, औद्योगिक क्रांति। हमारे इंडिया के जो व्यापारी थे ना बड़े स्ट्रांग थे। हमारे इंडिया के जो व्यापारी बहुत सा सामान यूरोपियन कंट्री में जाकर बेचते थे, जैसे मसाले हो गए, कपड़ा हो गया, हाथ से बुना कपड़ा, इसकी यूरोपियन कंट्री में बड़ी डिमांड थी। पहली तो चीज, अंग्रेजों को, यूरोपियन लोगों को ये चीजें बड़ी अच्छी लगती थी। वो चाहते थे कि हिंदुस्तान तक आया जाए और हिंदुस्तान में जाकर बिजनेस को किया जाए। तो यहां पर एक बात हुई कि खोजा गया हिंदुस्तान को, तो सबसे पहले चला वास्को डी गामा। और वास्को डी गामा जब ढूंढने चला तो उसने खोज डाला अमेरिका और उसी का ये इंडिया है। लेकिन जब कोलंबस ने अमेरिका की खोज की तो उसने बताया आप गलत थे, वो इंडिया नहीं था, वो अमेरिका था। वास्को डी गामा फिर दोबारा जब अपने ट्रैवल करके पहुंचा तो इंडिया में पहुंचा बंगाल में, और बंगाल में पहुंचकर उसे अब पता चला कि उसने इंडिया की खोज कर दी है। अब यहां से होने लगा बिजनेस। अब हम बिजनेस की बात करते हैं। तो ये जो लोग थे, वास्को डी गामा था पुर्तगाली, वो अंग्रेज नहीं था, ही वाज ए पुर्तगाली, डच। तो उसने यहां पर बिजनेस करने की सोची, लेकिन उसका बिजनेस फेल हो गया, क्योंकि वो जो सामान लेकर आया था और जो चीजें वो कोशिश कर रहा था हिंदुस्तान में बेचने के लिए, हिंदुस्तान के लोगों को वो चीज पसंद नहीं आई। वास्को डी गामा
वापिस चला गया, लेकिन वो अंग्रेजों को रास्ता दिखा गया हिंदुस्तान में आने के लिए। तो खोज तो की वास्को डी गामा ने, और अब आए अंग्रेज। अंग्रेज लोग जब इंडिया में आए तो सबसे पहले वो कहां पहुंचे? वो पहुंचे बंगाल। कहां पहुंचे? बंगाल। बंगाल में पहुंच गए अंग्रेज, और वहां के नवाब को उन्होंने कहा कि मैं यहां बिजनेस करना चाहता हूं। उन्होंने उनको कुछ गिफ्ट दिए, नवाब रेडी हो गया। अब इस तरीके से अंग्रेजों की एक एंट्री होगी इंडिया में, और जब ये एंट्री हुई तो ये बहुत ही बेकार था मामला। क्यों? यहां से वो बढ़ता जा रहा था। अंग्रेज एक स्टेट में जाता था, एक नवाब के साथ डीलिंग करता था, फिर नेक्स्ट में चला जाता था, और उस राजा को कहता था मैं यहाँ पे फैक्ट्री लगाना चाहता हूं। राजा एग्री भी हो जाता था, कहता था चलो ठीक है लगा लेते हैं, ये हमारे मित्र हैं, इन्होंने हमें गिफ्ट दिया है, हमारे से अच्छे रिलेशन है। तो वो क्या कंसेप्ट करता था कि वहां उस एरिया में अपने लोगों को छोड़ देता था और कहता था कि मेरे देश के लोग मेरे इस फैक्ट्री को संभालेंगे और सुरक्षा के लिए रहेंगे। राजा कहता था ठीक है। अब ये धीरे धीरे अंग्रेज आगे बढ़ने लगे, दूसरे नवाब के पास भी उसके साथ बिजनेस शुरू किया। अंग्रेजों के पास थी बंदूक और हम करते थे लड़ाई तलवारों से। अंग्रेज जब समझ गए थे कि हिंदुस्तान के राजाओं को लड़ाकर ही जीता जा सकता, उन्होंने, जैसे मैं बात कर रहा था रियासत, राजा छोटे छोटे एरिया का राजा जो पहले भी एक दूसरे से लड़ाई कर रहे थे, और इसका फायदा अंग्रेजों ने उठाया। उन्होंने कहा कि हम आपको बंदूक देते हैं तो बंदूक से आप जीत सकते हैं। तो राजा जीत जाता था। अब जब राजा जीत जाता तो वो कहता था अंग्रेज मेरा मित्र है, तो अंग्रेज उसका दोस्त बन जाता था। तो वो उसे एक्स्ट्रा फ्लेक्सिबिलिटी भी दे देता था, कुछ रियायतें भी दे देता था। लेकिन अंग्रेज जब धीरे धीरे बढ़ रहे थे तो उन्होंने हर एरिया में अपने लोगों को छोड़ना शुरू कर दिया। अब इस तरीके से जब अंग्रेज किसी कमजोर रियासत पे कब्जा कर लेते थे तो उसे डराते थे, या तो तुम हमारे अंडर आ जाओ, नहीं तो तुम्हें लगान देना पड़ेगा। पहले अंग्रेजों ने पॉलिसी अपनाई कि छोटे छोटे एरियाज पे कब्जा करना शुरू कर दिया, और कुल मिलाकर काफी एरियाज के ऊपर अंग्रेजों का कब्जा होना शुरू हो गया। अब यहां तक हम जो बात कर रहे हैं अंग्रेजों की, अब हम लोग यहां चल रहे हैं। तो कुछ एरियाज ऐसे थे जो अंग्रेज कहते थे वहां के राजाओं को, अब अंग्रेज तो थोड़े थे, वो ये कहते थे कि चल इंडिया में यार कहां हम इतना प्रशासन संभाल पाएंगे। तो कुछ, लेकिन उन्हें कंसेप्ट समझ आ गया था कि यहाँ के रियासत के राजाओं के ऊपर कैसे अधिकार किया जाता है। तो कुछ राजाओं को उन्होंने स्वतंत्र रखा था और उन्होंने कहा था कि आप हमें पैसा देते रहे, हम आपकी रियासत को कुछ नहीं करेंगे, हम नहीं छुएंगे आपकी रियासत को, आप बस हमें पैसा देते रहे और आपकी रियासत आपके पास रहेगी। ऐसा कौन सी जगह हुआ? राजस्थान के राजाओं ने। तो वो राजा जो थे वो पैसा देते थे एज ए लगान के रूप में, और वो इंडिपेंडेंट स्टेट्स की तरह काम करते थे। अब अंग्रेजों ने एक तरीके से इंडिया के कई एरियाज पे कब्जा किया, साउथ इंडिया भी चला गया उनका, उनके पास कब्जा किया गया, इस तरीके से कब्जा आ गया। अब आती है सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात। मैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात क्यों कर रहा हूं? सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ 1939 से 1945। अंग्रेज भारत में शासन कर रहे थे, ये इनकी कहलाती थी कॉलोनी, इसको कहते थे कॉलोनी। तभी अंग्रेजों के बारे में कहा जाता था कि अंग्रेजों के राज में कभी भी सूरज उनका डूबता नहीं, क्योंकि इंडिया में डूबता था इंग्लैंड में सूरज उग जाता था, इंग्लैंड में डूबता था तो इंडिया में उग जाता था। तो इसलिए उनके साथ एक ये प्रोवर्ब, एक लोकोक्ति भी है कि अंग्रेजों के राज का सूरज कभी भी नहीं डूबता था। लेकिन जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से 1945 आई, अंग्रेजों को द्वितीय विश्व युद्ध लड़ना पड़ा। अब जब द्वितीय विश्व लड़ना पड़ा तो इन्हें दो मोर्चों पर वो नहीं संभाल पा रहे थे, एक तो इंडिया और दूसरा जर्मनी के साथ युद्ध।
इतने में भारत में आंदोलन बहुत तेज हो गया। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन बहुत हाई लेवल पर हिंदुस्तान में शुरू हो गया। अब अंग्रेजों को लगा कि क्या वो इंडिया को संभाल पाएंगे। इधर से हमारे सुभाष चंद्र जी, इन्होंने आईएनए बनाई, इंडियन नेशनल आर्मी बनाई, और ये आईएनए भारत को आजाद करने में लगी। तो फौज भी हमारी एक तरीके से तैयार हो चुकी थी, अंग्रेजों का कंट्रोल भी नहीं था, हिंदुस्तान में विद्रोह भी बहुत शुरू हो रहा था। और अंग्रेजों ने सोचा कि क्या हम दोनों मोर्चों को संभाल पाएंगे, क्योंकि उनकी पावर भी एक तरीके से कम हो रही थी कि दोनों मोर्चों पर नहीं संभाल पा रहे थे। इतने में द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ 1945 के अंदर, और अंग्रेज कमजोर पड़ चुके थे, और इधर भारत जो था वो आजादी की अपनी लहर में लगा हुआ था। भारत को आजाद करने में लोग एजुकेटेड हो चुके थे, अब वो नहीं चाहते थे कि अंग्रेजों के अंदर काम करे। यहां कुछ नेताओं ने कहा चलो एक काम करते हैं, हम एक डोमिनेंस प्रोविडेंस ले लेते हैं। डोमिनेंस प्रोविडेंस क्या होता है कि हम आजाद हो गए, नाम हो गया अंग्रेजों का, लेकिन हम भारत के आजादी के रूप में काम होगा, आजाद स्वतंत्र देश के रूप में काम करेगा। लेकिन हमारे देश के कई नेताओं ने कहा हमें संपूर्ण आजादी चाहिए, संपूर्ण आजादी चाहिए। वी डोंट गो फॉर द डोमिनेंस प्रोविडेंसेस, हमें हमारी सोवर्जिनिटी चाहिए। सोवर्जिनिटी, स्वतंत्रता, संप्रभुता, तो इस कंसेप्ट पे काम हुआ। तो ये डिसाइड किया गया कि अंग्रेज हिंदुस्तान को आजाद करेंगे, लेकिन दो एरियाज बनेंगे, एक बनेगा पाकिस्तान और एक बनेगा हिंदुस्तान। ये कहा गया कि 15 अगस्त 1947 तक इन रियासतों को डिसाइड करना है। मैं बात कर रहा हूं रियासत हमारे इंडिया का बना। वी आर वेरी थैंकफुल टू सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, जिन्होंने इन रियासत को आपस में जोड़ा और हिंदुस्तान को एक देश के रूप में बना दिया। तो ये कहा गया कि जो पाकिस्तान में जाना चाहता है वो पाकिस्तान में जाए रियासत, लेकिन 15 अगस्त 1947 की रात 12 बजे तक, क्योंकि उसके बाद देश बन जाएंगे भारत और पाकिस्तान। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने इन रियासत के राजाओं को बुलाया, कुछ तैयार हो गए। कहा गया कि आपको स्वतंत्रता है, आप भारत के साथ जुड़ेंगे, आप राजा की तरह काम नहीं करेंगे। अब क्या होगा, अब होगा इलेक्शन, अगर आपकी जनता चाहेगी तो आपको दोबारा चुन लेगी, लेकिन अब आप एक स्वतंत्र रियासत नहीं होंगे, अब आप होंगे हिंदुस्तान के अंदर, हिंदुस्तान के एक भाग होंगे। हैदराबाद का निजाम, वो जुड़ना नहीं चाहते थे हिंदुस्तान के साथ, हमारी फौज भेजी गई और हैदराबाद को हिंदुस्तान में जोड़ दिया गया। तो इस तरीके से पूरे खाका हिंदुस्तान उभर कर आ गया। 15 अगस्त 1947 को जब हम आजाद हुए तो एक विशाल भारत बन गया। 15 अगस्त 1947 तक धीरे धीरे और भी रियासत और भी स्टेट्स हमारे साथ जुड़ी। बाद में हमारे साथ सिक्किम जुड़ा। जम्मू कश्मीर के राजा ने हेल्प मांगी, क्योंकि जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के कबाइलों ने आक्रमण कर दिया था, तो आके राजा ने हिंदुस्तान से मदद मांगी। हिंदुस्तान ने कहा मदद करेंगे, लेकिन आपको जम्मू कश्मीर हमारे साथ जोड़ना होगा। तो इसके बाद जम्मू कश्मीर हमारे साथ जुड़ा। सिक्किम एक अलग स्टेट्स के रूप में, एक देश के रूप में काम करता है। सिक्किम ने हिंदुस्तान में जुड़ने की इच्छा जाहिर की, सिक्किम हिंदुस्तान में जुड़ा। फिर हमने गोवा को अपने साथ जोड़ा, और आज हम एक विशाल देश के रूप में। लगा ना इंटरेस्टिंग, कितना अच्छा टॉपिक था। तो ऐसे टॉपिक को समझने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल का नाम है संजय इंग्लिश एकेडमी दिल्ली, और मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8368172957। फिर मैं मिलूंगा आपको एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू एवरीवन।